अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खुशामदीद है आपका डिजिटल सोशल साइंस यूट्यूब चैनल पर। इंशाअल्लाह ताला मज़मून समाजी साइंस 10वीं जमात का पहला बाब आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद का मुतालिया माइंड मैप, फ्लो चार्ट्स, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ज़रिए से करेंगे। प्रिपेयर्ड बाय माई सेल्फ यम रुखसाना, असिस्टेंट टीचर, गालिब हाई स्कूल, कैंटनमेंट, बल्लारी। हिंदुस्तान में यूरोपीय अक़वाम की आमद, इस बाब में दर्ज झैल नुकात को मालूम करेंगे। यूरोपीय अक़वाम के साथ हिंदुस्तान के तिजारती ताल्लुक़ात। तिजारत की गर्ज से यूरोपीय अक़वाम की हिंदुस्तान में आमद। पहली, दूसरी, तीसरी कर्नाटक की जंगें, प्लासी की जंग, बक्सर की जंग और 2 अमली हुकूमत, बरतानवी हमला की पॉलिसियाँ। लेट अस स्टार्ट विद द इंट्रो। यूरोप और हिंदुस्तान के माबैन ताल्लुक़ात ज़माने क़दीम से ही हैं। यूरोपीय ममालिक में हिंदुस्तानी गरम मसाले, जैसे यहाँ पर पिक्चर पे नज़र आ रहा है, यहाँ पर काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, इलायची, अदरक, इसकी मांग बहुत ही ज़्यादा थी, यानी कि डिमांड जो है बहुत ही ज़्यादा था। कब से? ये ज़माने क़दीम से ही यूरोप में इन मसालों का जो है, गरम मसालों का डिमांड बहुत ही ज़्यादा था। अहदे वस्ती से ही यूरोप और हिंदुस्तान और दिगर एशियाई ममालिक के दरमियान तिजारती ताल्लुक़ात मौजूद थे। यूरोप और एशिया के दरमियान तिजारती लेन देन शहर कुस्तुनतुनिया के ज़रिए से, पहले ही यहाँ पर मार्क किया गया है, कुस्तुनतुनिया के ज़रिए से होता था, जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल कहा जाता है अंग्रेज़ी में। शहर कुस्तुनतुनिया को बैनुल अक़वामी तिजारती मरकज़ मान कर जो है यूरोपीय तिजारत का बाबुद दाखिला करार दिया गया है, यानी कि गेट ऑफ यूरोपियन ट्रेड बोलकर इसको कहा जाता है। 1453 सन ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया शहर को कब्जा कर लिया। 1453 सन ईस्वी में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया शहर को कब्जा कर लिया, जिसकी वजह से इस शहर से निकलने वाले तमाम तिजारती रास्तों को तुर्कों ने अपने काबू में, अपने कंट्रोल में ले लिए। तो और तुर्कों ने तिजारती रास्तों पर भी कई तरह की लगान भी आयद कर दी गई थी, यानी कि टैक्स जो है ज़्यादा है क्या लगा दिया गया था। तो यहाँ पर जो है, लुक एट द मैप हियर, यहाँ पर मैप है क्या नज़र आ रहा है हम लोगों को। इटली की तिजारती इजारादारी, यानी कि जिसको मोनोपोली भी कहा जाता है, कंट्रोल ऑफ द सप्लाई ऑफ ट्रेड, तिजारत की फ्राहमी पर काबू रखना, इसको कुचलने के लिए स्पेन और पोर्चुगल, जिसको पुर्तगाल कहा जाता है उर्दू में, और दिगर यूरोपीय ममालिक के ताजिरों ने जदीद यानी कि नए रास्तों को खोज करने के लिए मल्लाहों की हौसला अफजाई की गई। इन तमाम हालात की मदद के लिए जदीद साइंसी दरियाफ़तें, जैसे कि कुतुबनुमा, इस्तिरलाब, एस्ट्रोलेब, सितारों की बुलंदी नापने का आला, बारूद, नक्शे और दिगर बहरी आलात भी सामने आए। लेट अस नो अबाउट पोर्चुगीज़। 1498 सन ईस्वी में
वास्कोडी गामा हिंदुस्तान के मगरिबी साहिल कैलिकट पर पहुंचा। ये बहरी रास्ता कई सालों तक हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान तिजारती रास्ता बना। हिंदुस्तान और यूरोप के दरमियान दोबारा तिजारत का आगाज जो है पुर्तगाल के सर ही जाता है, यानी कि क्रेडिट जो है पुर्तगालियों को ही जाता है। पुर्तगाल का पहला वाइसरॉय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा हिंदुस्तान आया और जमीन पर तौसी के बजाय उसने समंदर पर अजारादारी के लिए बहरी ताकत और बहरी फौज को मजबूत बनाते हुए नीली आबी पॉलिसी यानी कि ब्लू वाटर पॉलिसी को कायम किया। किसने ब्लू वाटर पॉलिसी को कायम किया? यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, जो कि ब्लू वाटर पॉलिसी यानी कि नीली आबी पॉलिसी को कायम किया। अल्फांसो डी अल्बुकर्क ही हिंदुस्तान पर पुर्तगाली हुकूमत का हकीकी बानी माना जाता है। किसको हकीकी बानी माना जाता है? यहाँ पर फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क को हिंदुस्तान में पुर्तगाली हुकूमत का हकीकी बानी माना जाता है। तो 1510 में इसने बीजापुर के सुल्तान से गोवा को फतह करके पुर्तगाल का मरकज बनाया। तो पुर्तगालियों का जवाल किस तरह से हुआ? यहाँ पर पुर्तगालियों का जवाल फ्रांसीसी और अंग्रेजों की आमद से, फ्रांसीसी और अंग्रेज जो हिंदुस्तान आने के बाद सियासी तौर पर जवाल पजीर हुए। सो नेक्स्ट टॉपिक इज डच। डच हॉलैंड या नीदरलैंड मुमालिकत से ताल्लुक रखने वाले थे, जो कि 1602 सन ईस्वी में यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी को कायम किया गया। हिंदुस्तान में सूरत, ब्रोत, कैम्बे, कोची, नागापट्टनम, मछलीपट्टनम और दीगर मकामात पर अपनी कोठियाँ यानी कि अपनी तिजारती सेंटर्स जो है कायम किए। अंग्रेज और फ्रांसीसियों की आमद पर अराइवल होने पर इनके मुकाबले से डरकर मसाले पैदा करने वाले जजायर तक महदूद हो गए। कौन? डच। So after Dutch we are going to see about English. 31 दिसंबर 1600 में बर्तानिया की मलिका एलिजाबेथ ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 सालों के लिए मशरिकी मुमालिक से तिजारत करने की मंजूरी दे दी गई। मोगलिया सल्तनत के शहंशाह जहांगीर ने अंग्रेज़ों को सूरत में फैक्ट्री कायम करने की मंजूरी दे दी गई। तो सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार को पहुंचा और जहांगीर के हुकूमत के चंद इलाकों में फैक्ट्रियां बनाने की इजाज़त यानी कि परमिशन भी मिली। किसको परमिशन मिली? यहाँ पर सर थॉमस रो को परमिशन जहांगीर से मिली। तो 1639 सन ईस्वी में अंग्रेजों ने चंद्रगिरी के महाराजा से मद्रास में जमीन हासिल करके सेंट जॉर्ज नामी मजबूत किला तामीर किया। 1690 के दहे में बंगाल के गवर्नर से हुगली नदी के किनारे पर मौजूद
सतानौती, कैलिकट, गोविंदापुरा नामी 3 खरिये खरीदकर फोर्ट विलियम नामी किला तामीर करवाया और इसके अतराफ कलकत्ता शहर का उरूज हुआ। 17वीं सदी के अवाखिर में यानी कि आखिर में अंग्रेजों ने मद्रास, बॉम्बे, मुंबई, कलकत्ता को अपने प्रेसिडेंसियां बना ली थी। आफ्टर इंग्लिश we will see about French। 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का क़याम हुआ। चंद्रानागुर, माहे, यनौन, करिकल को अपने तिजारती मरकज बना लिए। 1674 सन ईस्वी में फ्रांसीसियों ने वलीकोंडा नामी गांव के एक अफसर से एक गांव को हासिल किया। इसको रफ्ता रफ्ता इन्होंने एक बड़े तिजारती मरकज के तौर पर तब्दील किया। इसी का नाम क्या है? पौंडीचेरी, जो यहाँ पे नजर आ रहा है। डुप्ले, जो यहाँ पे तस्वीर नजर आ रही है, डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर हिंदुस्तान में फ्रांसीसियों के इख्तिदार को यानी कि उनकी पोजीशन को और मजबूत बनाने के लिए बेहद कोशिशें की। तो यही कोशिशें जो है अंग्रेजों के साथ कर्नाटक की जंगों का सबब बना। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कर्नाटिक वॉर्स, यानी कि कर्नाटक के जंगों के मुताल्लिक जानेंगे। जो यहाँ पर नक्शे में जो ये कलर ग्रीन कलर जो नजर आ रहा है, यहाँ पे जो है कर्नाटक की जंगें हुई। कर्नाटक की पहली जंग। कर्नाटक की पहली जंग 1746 से लेकर 1748 तक हुई। किन के दरमियान हुई? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के दरमियान हुई। तो पहली कर्नाटक की जंग के असबाब क्या थे जानेंगे हम लोग। फ्रांसीसी फौजी अफसर ला बोर्डिनाइस मॉरिस से हिंदुस्तान आकर अंग्रेजों से मद्रास पर कब्जा कर लिया। हिंदुस्तान आकर अंग्रेजों से मद्रास पर कब्जा कर लिया। तो अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से मदद तलब की। क्यों मदद तलब की? क्योंकि उसने मद्रास पर कब्जा कर लिया था। किसने मद्रास पर कब्जा कर लिया था? लॉर्ड बोर्डिनांस ने मद्रास पर कब्जा कर लिया था। इस वजह से अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन से मदद तलब की। फ्रांसीसियों को मद्रास से बाहर निकालने के लिए अनवरुद्दीन ने जो फौज भेजी थी, वो फौज क्या हो गई? शिकस्त खा गई। तो फिर उसके बाद लॉर्ड बोर्डिनांस ने अंग्रेजों से रिश्वत लेकर, करप्शन लेकर मद्रास को छोड़कर फिर मॉरिशस वापस चला गया। तो इस पर डुप्ले को बहुत ही गुस्सा आता है। डुप्ले ने फिर से मद्रास पर कब्जा करने की कोशिश की, मगर नाकामयाब हो गया। तो ये पहली कर्नाटक की जंग जो है किस माहदे पर खत्म हुई बोले तो एक्सला चैपल माहदे के तहत पहली कर्नाटक की जंग खत्म हुई। कर्नाटक की दूसरी जंग। दूसरी कर्नाटक की जंग 1749 से लेकर 1754 तक हुई। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के दरमियान हुई। कर्नाटक की दूसरी जंग के असबाब यहाँ पर देखेंगे हम लोग।
फ्रांसीसियों की हिमायत से, फ्रांसीसियों की सपोर्ट से चंदा साहेब को कर्नाटक का नवाब बनाया गया। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंग्रेजी अफसर रॉबर्ट क्लाइव ने कर्नाटक की राजधानी अर्कॉट पर हमला करके फ्रांसीसियों और चंदा साहेब को शिकस्त दे दी। रॉबर्ट क्लाइव ने फ्रांसीसियों और चंदा साहेब को क्या कर दिया? शिकस्त दे दी। तो चंदा साहेब के मकाम पर अंग्रेजों ने अनवरुद्दीन के बेटे मोहम्मद अली को नवाब बना दिया गया। तो ये रहे दूसरी कर्नाटक जंग के असबाब। दूसरी कर्नाटक की जंग किस मुआहदे से खत्म हुई? यानी कि पौंडीचेरी मुआहदे के तहत दूसरी कर्नाटक की जंग खत्म हुई। कर्नाटक की तीसरी जंग। कर्नाटक की तीसरी जंग 1756 से लेकर 1763 तक हुई। अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के दरमियान हुई। कर्नाटक की तीसरी जंग के असबाब देखेंगे। 1760 सन ईस्वी में फ्रांसीसी कमांडर काउंट डिलाई ने वांडीवाश के किले को बंद करने की कोशिश की। फ्रांसीसी कमांडर काउंट डिलाई ने वांडीवाश के किले को बंद करने की कोशिश की। वांडीवाश की जंग में अंग्रेजी फौजी अफसर सर अय्यरकोट ने फ्रांसीसियों को शिकस्त देते हुए बुस्सी को कैद कर लिया गया। काउंट डिलाई ने छुटकारा पाते हुए अपने आप को पौंडीचेरी में नजरबंद हो गया। कौन नजरबंद हो गया यहाँ पर? काउंट डिलाई। काउंट डिलाई कौन था? फ्रांसीसी कमांडर जो है काउंट डिलाई अपने आप को छुटकारा पाने के लिए पौंडीचेरी में नजरबंद हो गया। मगर सर अय्यरकोट ने पौंडीचेरी पर हमला किया तो 1761 सन ईस्वी में काउंट डिलाई ने अपने आप को किसी शर्त के बगैर अंग्रेजों के हवाले कर दिया गया। तो ये रहे कर्नाटक की तीसरी जंग के असबाब। कर्नाटक की तीसरी जंग मुआहदा पेरिस के तहत जो है तीसरी जंग खत्म हुई। तो सारे कर्नाटक की जंगों के नताइज देखेंगे हम लोग यहाँ पर। फ्रांसीसियों ने भारत में अपने तमाम इलाकों को खो दिया। फ्रांसीसियों को सिर्फ जो है पौंडीचेरी वापस मिला। अंग्रेजों ने यूरोप के अपने तमाम मुखालिफ को कुचलकर जुनूबी हिंदुस्तान में फतह का झंडा बुलंद किया। अब तक हम लोगों ने कर्नाटक की जंगों के मुतालिक डिस्कस किया हुआ था। अब प्लासी की जंग के बारे में डिस्कस करेंगे। प्लासी यहाँ पर वेस्ट बंगाल में नजर आ रहा है हम लोगों को। प्लासी की जंग 1757 में हुई। सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के दरमियान हुई। प्लासी की जंग के असबाब क्या थे देखेंगे हम लोग। पहला जो है दस्तक का गलत इस्तेमाल, यानी कि कंपनी की तिजारत के लिए किए गए दस्तक का यानी कि सिग्नेचर दस्तक का अंग्रेजी मुलाजिम ने गलत इस्तेमाल किया और इसी की वजह से रियासत के खजाने में हो रहे नुकसान ने सिराजुद्दौला को होशियार किया। तो दूसरा जो है असबाब इजाज़त के बगैर किलों की मरम्मत, यानी कि अंग्रेज़ों ने सिराजुद्दौला के इजाज़त के बगैर फ्रांसीसियों के डर से कलकत्ता के किले को मजबूत बनाया। तो तीसरा असबाब क्या है? सयाह कोठी अलमिया, यानी कि ब्लैक होल ट्रेजिडी। तो ब्लैक होल ट्रेजिडी में क्या होता है? सिराजुद्दौला ने फोर्ट विलियम को फतह करके कैद कर लिया। सिराजुद्दौला ने हमले में कैद हुए 146 यानी कितने 146 लोगों को एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया। तो इनमें से 123 लोगों को जो है
दम घुटने से मौत हो गई। तो इसी खौफनाक वाक़ये को क्या कहा जाता है? सयाकोटी अलमिया, यानी कि ब्लैक होल ट्रेजिडी। तो ये रहे असबाब, और इस नताइज क्या निकला? इस प्लासी के जंग के नताइज क्या थे? मीर जाफर को बंगाल का गवर्नर बना दिया गया, और कंपनी ने जो है बंगाल सूबे में तिजारत का हुकूक हासिल कर लिए। तो इस जंग को किसने फतह किया? अंग्रेजों ने प्लासी की जंग को फतह किया। नेक्स्ट टॉपिक, बक्सर की जंग। बिहार में यहाँ पे नजर आ रहा है हम लोगों को बक्सर। तो बक्सर की जंग 1764 में हुई, मीर कासिम और अंग्रेजों के दरमियान हुई। बक्सर की जंग के अहम असबाब यानी कि अहम सबब क्या था? यहाँ पर मीर कासिम को नवाब के ओहदे से निकालकर दोबारा मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। तो बक्सर की जंग के नताइज क्या निकले? बंगाल की दीवानी के हुकूक जो है शाह आलम ने कंपनी को अता किए, और मीर जाफर के बेटे को वजीफा देकर बंगाल के मुकम्मिल इंतजामिया को कंपनी ने अपने हवाले कर लिया। तो इस जंग को किसने फतह किया? इस जंग को अंग्रेजों ने फतह किया। तो इस तरह से बक्सर की जंग खत्म हुई। Our next लास्ट टॉपिक इज ड्यूअल गवर्नमेंट। तो अब हम लोग लेसन के आखिरी हिस्से में आए हुए हैं, जो दो अमली हुकूमत है। दो अमली हुकूमत को रॉबर्ट क्लाइव ने राइज किया, इंट्रोड्यूस किया 1765 में। कहाँ पर? बंगाल में। दो अमली हुकूमत में अंग्रेजों ने दीवानी हुकूक को यानी कि लगान की उसूली जो है अपने मुताबिक, यानी कि दीवानी हुकूक के मुताबिक अंग्रेजों ने लगान की उसूली शुरू की। तो दूसरी जानिब जो है बंगाल के नवाब को क्या दिया गया? इंतजामिया और अदलिया के हुकूक, यानी कि जुडिशरी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है बंगाल के नवाब को दिया गया। शुक्रिया। Please subscribe my channel for upcoming next lessons in digital social science. Thank you.